हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। आज मैं आपको मगध का उत्कर्ष पढ़ाऊंगा। तो मगध का उत्कर्ष जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं है मेरा पहला डेमो वीडियो है। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं। मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष या ऐसे हम मगध का उत्कर्ष ना बोलते हुए बोल सकते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मैं मगध बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा, मतलब इसकी पीछे की हिस्ट्री बताना चाहूँगा या इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। तो मगध, ये जो मगध था इसके पहले आपको पता होगा ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल में और आपका उत्तर वैदिक काल में इसे जन कहा जाता था। फिर ये जनपद हुआ और 6वीं शताब्दी में ये महाजनपद हुआ। 6वीं शताब्दी में महाजनपद हुआ। ऋग्वेद में जन था, उत्तर वैदिक में जनपद हुआ और 6वीं शताब्दी में ये महाजनपद बना। और इन महाजनपदों की संख्या जो थी 16 थी। और ये 16 कैसे थी हमें कैसे पता है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बात यहाँ पे ये है कि इन 16 जनपदों में से मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। तो मगध के उत्कर्ष जानने से पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आपको मगध के उत्कर्ष जानने में सुविधा होगी। जैसे कि साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? किसी दूसरे के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में ला लेना साम्राज्य कहलाता है। और उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है? उत्कर्ष का अर्थ क्या बोला मैंने? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है? उत्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्कर्ष कहलाता है। मगध के उत्कर्ष में किसकी क्या भूमिका रही वो मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता ने राजा का साथ दिया, उसको टैक्स दिए समय पे। आर्थिक क्षेत्र में आपको पता होगा लोहे वगैरह की खोज हुई थी, जिससे अस्त्र शस्त्र बनना स्टार्ट हुए थे और अस्त्र शस्त्र के साथ हल बनना स्टार्ट हो गया था, जिससे खेती हुई और कृषि में सरप्लस की स्थिति, अधिशेष की स्थिति बनी रही। राजनीतिक में बोले तो यहाँ के जो शासक या राजा थे वो महत्वाकांक्षी थे। क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। राजा महत्वाकांक्षी थे। इसका जो एक कारण है प्रमुख, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इसका जो प्रमुख कारण, इसमें इसकी प्राकृतिक दशाएं कुछ ऐसी थी। क्या? प्राकृतिक दशा बताने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा भारत का मैप बना लेता हूँ, जिससे आपको बताने में मुझे सुविधा होगी। यहाँ पे था आपका मगध। क्या था? यहाँ पे आपका मगध था। मगध तो उसकी आपको जैसा कि पता होगा कि यहाँ पे ऐसे ये थी आपकी गंगा नदी, और इधर से वर्तमान मध्य प्रदेश से यहाँ से सोन थी। यहाँ पे सोन, यहाँ पे गंगा थी। क्या? गंगा थी।
यहाँ पे सोन थी, यहाँ पे गंगा थी। और यहाँ पे आपके पता होगा आपको झारखंड, झारखंड झारखंड ये झारखंड था। तो यहाँ पे झारखंड के वन थे, झारखंड के वन थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे झारखंड के वन थे। तो झारखंड के वन, यहाँ पे झारखंड के वन से मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि ये झारखंड के थे, ये आसपास के क्षेत्रों के, जैसे बिहार के भी थे इसी में। तो यहाँ पे झारखंड के वन और खान, खान या खदान बोलते हैं आप, खदान। खदान से क्या प्राप्त हुआ यहाँ, यहाँ लोहे, लोहे की प्राप्ति हुई, लोहे की प्राप्ति हुई। अब इस लोहे से अपन क्या कर सकते थे, अस्त्र बना सकते थे, अस्त्र बना सकते थे। क्या बना सकते, अस्त्र शस्त्र बना सकते थे। और इसका जो इस समय उपयोग किया गया वो हल बनाने में किया गया, जिससे कृषि की गई और कृषि में अधिशेष की स्थिति बनी रही या कृषि में वृद्धि हुई। इसके बाद मैं वन की बात करूं तो आपको पता होगा ये वन है, ये वन की इधर से कटाई होगी तो यहाँ से ये क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। तो बढ़ने के साथ साथ इस पर जनता भी आएगी, ये जनता भी आएगी, ये वन कटाई हो गई। वन कटेगा तो आगे भैया इस पे जनता भी रहने लगेगी, तो क्षेत्र का विकास हुआ है, क्षेत्र बढ़ा इसका। और आपको पता है इस टाइम पे जंगल में क्या थे, हाथी या गज सेना बोलते हैं, जैसे गज सेना। इसका उपयोग जैसा कि मैंने मुंह से ही बोल दिया, गज सेना, इसका उपयोग किया गया सेना के रूप में, गज सेना के रूप में। तो इससे राजा को लड़ाई में बहुत सुविधा हुई। इसके बाद ये मैंने प्राकृतिक कारणों पे बात कर ली, और ये गंगा सोन की भी यहाँ पे मैंने बात कर ली। गंगा सोन से इन्हें क्या प्राप्ति हो गया, इन्हें पानी की सुविधा और इसकी जो राजधानियाँ थी, जैसे राजगृह, ये इसके बीचक बीच थी। तो इनकी सुरक्षा, ये राजगृह की सुरक्षा थी या गिरिवृक्ष की सुरक्षा थी, इन्हें सुरक्षा प्रदान हुई। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा इसकी बैकग्राउंड, इसकी बात करूंगा मैं, आपको बात करूंगा बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड बताने से पहले थोड़ा सा इसे मैं साफ रफ कर लेता हूँ। आपको पता होगा कि ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसे बोला जाता सप्त सेंधव प्रदेश। क्या बोला जाता था, सप्त सेंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है, 7 नदियों का समूह, जिसमें आपकी थी सिंधु, कौन सी थी, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नदियां थी। तो मैं बात करता सप्त सेंधव प्रदेश की। इस सप्त सेंधव प्रदेश में आपको पता है आर्य लोग रहते थे। कौन रहते थे, आर्य, जो पश्चिम से पूर्व की ओर माइग्रेट हुए या प्रस्थान हुए। और प्रस्थान किए हुए क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिंधु नदी थी, इस सिंधु में ऐसा माना जाता कि बाढ़ आ गई थी, इसलिए यहाँ पे माइग्रेट या प्रस्थान हुए। और ये शुरुआत में कहाँ थे, पंजाब में रहे, और बाद में धीरे धीरे गंगा के किनारे मगध तक आ गए थे। तो मगध तक आने से पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर आने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है सप्तपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, सप्तपथ ब्राह्मण साहित्य से, सप्तपथ ब्राह्मण साहित्य से। कहाँ से जानकारी मिलती है, सप्तपथ ब्राह्मण साहित्य से। इसके बाद मैंने आपको बोला कि पंजाब में आते हैं पहले शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे गंगा के किनारे मगध तक आ जाते हैं। और इसी मगध पर एक
वंश यहाँ पे ये छोटे छोटे राज बनाते हैं, और ये छोटे छोटे राज बनाते हैं, और ये छोटे छोटे राज्य मिलकर, यहाँ पे छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बनते हैं, महाजनपद। और उन्हीं में से था अपना क्या, मगध। तो मगध के बारे में, और मगध पर एक वंश था, उसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश, या ये हर्यक वंश इन्हीं का था, हर्यक वंश ये इन्हीं लोगों ने बनाया था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश बताने से पहले थोड़ा सा मैं इसे साफ कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, और भारत का मैप भी मैं पुनः बना लेता हूँ, जिससे मेरे को बताने में सुविधा होगी और आपको भी समझने में सुविधा होगी। क्या होगी, आपको भी सुविधा होगी और मुझे भी बताने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले भारत का मैप, मैं जैसा कि आपको बताया यहाँ पे मगध था, ये वर्तमान का भारत है भैया, उस टाइम का भारत नहीं बनाया मैंने आपको। ये वर्तमान का यहाँ पे मगध था, यानी कि बिहार वाला क्षेत्र, बिहार वाला। और इस पे मैंने आपको बताया कौन सा वंश था आपका, हर्यक वंश। हर्यक हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश था। और इस हर्यक वंश का जो शासक था वो कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार कौन था, बिंबिसार। एक मिनट दोस्तों, मेरा लिंक क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे था बिंबिसार, बिंबिसार। और इस हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वो था 544 से 412 बीसी। क्या है, 544 से 412 बीसी। मैं कुछ शब्द इसलिए और रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए और मेरे को भी पढ़ाने में सुविधा हो। तो यहाँ पे जो प्रथम जो शासक था या राजा था, मैं राजा ही बोलूंगा मेनली, उसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार जो मगध का था, और इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। क्या थी, गिरिब्रज, गिरिब्रज या गिरिब्रज या राजगीर। क्या थी इसकी प्रारंभिक राजधानी, गिरिब्रज या राजगीर। तो बिंबिसार बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे जैन ग्रंथ में श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया भैया, श्रेणी कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। और ये 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। क्या, 15 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था। तो इसने अपना मगध का उत्कर्ष कैसे किया, उसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, इसकी तीन नीतियां थी, या इसकी जो पॉलिसी थी या नीति थी वो तीन थी। पहली नीति, दूसरी नीति और ये आपकी तीसरी नीति। तो पहली नीति में इसकी थी वैवाहिक नीति थी। दूसरी इसकी जो नीति थी वो थी इसकी युद्ध नीति। उसके बाद इसकी जो तीसरी नीति थी वो थी सहायता नीति। क्या थी इसकी, सहायता नीति। तो इसने मेनली विवाह, जैसे इसकी तीन पॉलिसियां थी या तीन नीति थी, उसी प्रकार इसने तीन विवाह भी किए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको पता होगा यहाँ पे था आपका क्या, कौशल। और इसी के पास में था काशी। क्या था, काशी। तो यहाँ का जो राजा था उसका नाम है प्रसेनजित। और प्रसेनजित की बहन थी, कौन थी, बहन। प्रसेनजित की बहन थी, उसका नाम था, क्या था, उसका नाम था क्या, महाकौशला। उससे इसकी शादी थी, किसकी, बिंबिसार की। इसकी शादी थी किससे,
इससे बिंबिसार की शादी हुई थी महाकौशला से, और इसे दहेज में ये क्या मिला था, खांसी। तो आप मेरे को बताओ, दहेज में ये मिला तो क्या यहाँ तक इसका अभी तक यहाँ तक विस्तार था इस क्षेत्र का, तो यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक भी होगा भाई। और इधर से ये कौशल है, इधर से आप इसको सुरक्षा प्रदान हो गई। और इसने महाकौशला से शादी की थी, फर्स्ट क्या, महाकौशला, महाकौशला। और इसने जो दूसरी शादी की थी वो थी यहाँ लिच्छवी, लिच्छवी गणराज था, लिच्छवी गणराज था। और मैं लिच्छवी गणराज के बारे में कुछ बता दूं, ये है लिच्छवी गणराज, यहाँ से यहाँ पे था। लिच्छवी गणराज विश्व का पहला गणराज्य है, इसके पहले कोई गणराज नहीं रहा है। और इसमें 8 संघ थे, लिच्छवी गणराज। इसमें वैशाली, इसमें 8 संघ थे। और इसमें जो थी लिच्छवियों की राजकुमारी या वैशाली संघ की, लिच्छवी गणराज था। इसमें एक गणराज था वैशाली, वैशाली। उसमें एक राजा था, उसका नाम था चेटक। चेटक की पुत्री थी चेलना, क्या थी, चेलना, चेलना। उससे इसने दूसरी शादी की थी, तो उसे यहाँ तक इसका ये विस्तार हो गया था, किसका, बिंबिसार का, चेलना से शादी करके। तो इसकी दूसरी शादी किससे हुई, चेलना, चेटक की पुत्री चेलना, चेलना से, चेलना, चेलना से। और तीसरी शादी जो इसने की थी वो यहाँ पे मध्य देश बोलते इसे, मध्य देश, मध्य देश की राजकुमारी थी क्या थी, क्षेमा, क्षेमा और खेमा ही मिलता है, जो भी आप उचित समझे, क्षेमा अथवा खेमा, खेमा, ये दोनों नाम मिलते हैं। तो इससे इसने दूसरी शादी की थी, तीसरी शादी की थी, सॉरी, तीसरी शादी की थी, क्या, तीसरी शादी की थी। इसके बाद यहाँ पे इसने ऐसे साम्राज्य विस्तार कर लिया। और यहीं पे एक और जनपद थी, महाजनपद थी, उसका नाम था अंग। अंग का शासक, अंग का जो शासक था वो था बृहद्रथ, बृहद्रथ। और इसने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, बृहद्रथ की, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो इसका साम्राज्य अभी यहाँ से लेके ऐसे ऐसे इतना ये विस्तार हो गया था। इसके बाद इसकी सहायता नहीं थी। तो आपको पता होगा यहाँ पे थोड़ा एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे लगभग मध्य प्रदेश में यहाँ पे अवंती, जिसे आज बोलते हैं उज्जैनी, क्या बोलते हैं, उज्जैनी। यहाँ का जो अवंती का जो राजा था वो था चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, क्या नाम था उसका, चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत। इसे पीलिया नामक बीमारी हुई थी, इसे जो पीलिया नामक बीमारी हुई थी, तो इसकी पीलिया नामक बीमारी के लिए इस बिंबिसार ने क्या किया था, अपने राजवैद्य को भेजा था, राजवैद्य को भेजा था। उसका नाम था जीवक, क्या नाम था, जीवक, उसका नाम था जीवक। और जीवक ने इसकी बीमारी ठीक कर दी थी, इसलिए यहाँ इसको यहाँ से सुरक्षा प्रदान हो गई थी, और सुरक्षा प्रदान हो गई थी। इसके बाद इसकी हम सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो इसे जनता ने टैक्स दिया, टैक्स दिया, टैक्स, समाज और अर्थ। और इसके धर्म की बात करें तो ये जैन और बौद्ध, ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म का पोषक था। और इसके बाद इसकी राज्य की बात करें तो इसने एक नया राज्य बनाया था जिसका नाम था राजगृह, क्या, एक नया शहर बसाया था, उसका नाम था राजगृह, राजगृह, उसका क्या नाम था भैया, राजगृह। इसके बाद इसकी हत्या कर देता इसका संस्कारी पुत्र, बोले तो कौन, अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु, अजात शत्रु। इस अजात शत्रु इसकी क्या कर देता भैया, हत्या कर देता, इसी का पुत्र। तो अब बात करते हैं अजात शत्रु की, और इसे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे को पढ़ाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, यह मेरी पहले वीडियो है। तो आप मेरे को फीडबैक जरूर दें कि मैं कैसा पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आप जो भी है आप ज़रूर बताएं। और मेरे को बिल्कुल भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब बात कर लेते हैं हम अजात शत्रु की।
अजातशत्रु के लिए मैं फिर से मैप बना लेता हूँ। भैया मैप मेरे से ऐसे ही बनता है, इसलिए क्षमा करें। आप अपनी सुविधा अनुसार ही मैप बनाएं, इंडिया का जैसा भी आपको उचित बनता है। जैसा कि आपको पता है यहाँ क्या मगध था, यहाँ पे मगध था, मगध। तो अब आ जाता अपना कौन, अजातशत्रु। इसके बारे में एक बात और बता दूं मैं, इसे जैन ग्रंथ में कोड़िक कहा गया है, कोड़िक कहा गया है। और शायद मैं एक बात बताना भूल गया, इसका जो पापा था बिंबिसार, उसे जैन ग्रंथ में श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणी कहा गया। तो ये क्या हुआ, किस यहाँ पे जो कौशल यहाँ पर आया था कौन, प्रसेनजित। तो प्रसेनजित से इसकी क्या, प्रसेनजित से इसका युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? जो इसने इसके दामाद को मार दिया था, भले वो इसका पापा था लेकिन इनका ये दामाद था। तो यहाँ पर जो काशी था, जो काशी इसको दहेज में दे दिया था, किसको, बिंबिसार को। तो इनने वापस छीना, तो इनमें लड़ाई हुई तो इनकी बीच में एक संधि हुई। उस संधि के तहत इसकी पुत्री थी, उसका नाम था बजीरा। क्या नाम था उसका? बजीरा। उसका नाम था बजीरा। और बजीरा से इसकी शादी करा दी, किसकी? अजातशत्रु की। और इस प्रकार ये इसे प्रेम मिल गया। और इसका एक मंत्री था, उसका नाम था बशकार था, सॉरी गाइस, बशकार था। और बशकार, तो यहाँ पे आपको पता है ये लिच्छवी गणराज, मैंने बोला लिच्छवी गणराज। तो इनमें इसने फूट डलवा के इन्हें आपस में लड़वा दिया था और आपस में मरवा दिया था। तो इसका क्षेत्र यहाँ तक विस्तारित हो गया था। और इसके समाज के पहलू की बात करूँ मैं, तो जनता इसे भी टैक्स दे दी थी, इसके पापा की तरह इसकी सहायता की जनता ने। और इसके धर्म की बात करूं तो ये भी जैन और बौद्ध धर्म का पोषक था, मुख्य रूप से जैन धर्म का था। और इसके बाद इसके राज की बात करूं तो राज में आपको पता है इसके 8वें वर्ष में भगवान बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसी ने राजगृह में बौद्ध के स्तूपों का निर्माण कराया था। और इसी के कार्यकाल में सप्तकर्णी गुफा पर पहली बौद्ध संगीत हुई थी। क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीत हुई थी सप्तकर्णी। तो इस प्रकार मैंने इसकी जितनी भी परीक्षा के लिहाज से जरूरी थी वो सारी जानकारी बता दी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप लूसेंट का उपयोग जरूर करें। आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर लूसेंट को पढ़ते हो तो मैं विश्वास और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खासकर उन परीक्षाओं में जो प्री बेस पर होती हैं, जिनमें एक ही परीक्षा होती है, वनडे एग्जाम बोलते हैं, और या जिनमें मेंस भी होता है, तो उनके लिए प्री के लिहाज से बहुत अच्छी वीडियो। और मेंस के लिहाज से ये सिनॉप्स तैयार हो रहे हैं, आपके शॉर्ट और नोट्स तैयार हो रहे हैं। और मेंस के उस लिहाज से ये पूरी वीडियो नहीं है या तैयारी नहीं है, मैं तो बोलूँगा तैयार नहीं है मेरी वीडियो, मेंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बोलूँगा। लेकिन मेंस में ये शॉर्ट नोट का काम करेगी, शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्स का काम करेगी। तो मैंने अजातशत्रु की बात कर ली। और इसकी भी हत्या इसका पुत्र हाँ। और डेट का और बता देता हूँ मैं। ये मगध साम्राज्य की डेट नहीं लिखवा मैंने आपको, 544 से जो थी 544 से 412 BC। हालांकि ये इतनी खास नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और उसी में इसका जो
पहला संस्थापक था कौन? बिंबिसार। बिंबिसार 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 का कार्यकाल था जो था आपका 544 से आपका था 492 BC, 492 BC। और इसका आपका अजात शत्रु का जो था वो था आपका 492 से 400 460 460 492 से 460। उसके बाद इसका जो बेटा आया उसका नाम है उदयन। उदयन या उदयभद्र बोलते हैं इसे, उदयभद्र, जिसका कार्यकाल था 460 से 460 से, और ये 460 से आपका था 444 तक, 444 तक। और ये जो मैंने आपको बताया कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी 483 में, 483 में, 438 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसके बाद ये आया था अपना उदयन। तो उदयन के बारे में ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उदयन तो इसके समय जैसा कि आपको पता होगा ये इसका काफी इस क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। तो उसने सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज की थी, उसका नाम था, उस राजधानी जो बनाई थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या बनाई थी इसने? राजधानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र इसके कार्यकाल में कोई विशेष कुछ कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद इसके जो पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंदक और नागदासक। अनिरुद्ध, मुंदक, नागदासक, इनने बारी बारी से इस पर शासन किया। इसके बाद इनसे जनता परेशान हो गई और जनता क्यों परेशान हो गई? क्योंकि पितृहंता वंश थे, पिताओं की हत्या कर रहे थे, पितृहंता वंश, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इससे परेशान होकर एक नया वंश आया जिसे बोला गया शिशुनाग वंश। क्या बोला गया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना जो की थी, किसने की थी? आपकी शिशुनाग ने। किसने की थी? शिशुनाग ने। इसके कार्यकाल में भी क्या हुआ? इसने सबसे पहले वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ये वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने। और इसके बाद काला शोक जो था 396 से 344 तक, 396 से 344 तक। इसके कार्यकाल में मुख्य बात क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति थी। क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग के बारे में बता दिया, बौद्ध संगीति हो गई। इसके बाद कालाशोक के बाद एक नया वंश आता है जिसका नाम है नंद वंश। इसकी स्थापना, एक मिनट आपको मैं इधर बता देता हूँ, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। दोस्तों फीडबैक जरूर दें क्योंकि मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद मैं कंटिन्यू रोज वीडियो लाऊंगा, ये और डेमो वीडियो है। और मेरे वीडियो जो आएंगे वो मुख्य रूप से MPPSC मेंस के लिहाज से आएंगे। फिलहाल प्री दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्री टू मेंस नहीं होना चाहिए, मेंस टू प्री होना चाहिए पढ़ने का स्तर।
और ये मैं सोच रहा हूँ आपको एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये वीडियो काम आए आपके। और इसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया, नंद वंश के बाद अगला वीडियो होगा जो होगा विदेशियों का आक्रमण। या इसके बाद मैं आपको थोड़ा और बता दूं नंद वंश पढ़ाने से पहले कि मेरे जो वीडियो होंगे वो किस पर बेस होंगे। आपके पहले पेपर जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में उसमें हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। पहला वीडियो मेरा इसी पर है, हिस्ट्री पर डेमो वीडियो। इसके बाद जियोग्राफी पर होगा। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे होगा मेरा। और आपका जो तीसरा पेपर है साइंस, उस पर बेस होगा मेरा। डेमो वीडियो आएंगे इस पर पहले मेरे, क्या डेमो वीडियो। इसके बाद आपका मेरा चौथा पेपर जो आपका एथिक्स है उस पर आएगा। एथिक्स के बाद मेरा जो वीडियो आएगा आपका हिंदी पर आएगा, हिंदी पर भी मैं ही दूंगा, हिंदी पर आएगा। उसके बाद मेरा आएगा आपका निबंध पर, ये मेरा वीडियो आएगा निबंध पर, पाँचवा और ये छठवा पेपर। तो आज मेरा ये इतिहास का वीडियो और अगला वीडियो मेरा इतिहास ही का आएगा डेमो। और उसके बाद मेरा जियोग्राफी का आएगा। और जियोग्राफी में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जियोग्राफी में कौन सा पोर्शन आपको डेमो में दूँ। और मैं आपको अपनी ओर से बता देता हूँ कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो मेरे मेनली ये 3 सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और इनमें भी सबसे बेहतरीन जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मेरा इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद मेरा जो बेहतरीन सब्जेक्ट है वो है मेरा पॉलिटी और तीसरा है मेरा जियोग्राफी। और इनमें सबसे कमज़ोर जो मेरा सब्जेक्ट है या मैं बहुत ही कम उसमें ज्ञान रखता हूँ वो है मेरा इतिहास। क्या होता है? इतिहास। तो मैं बात कर लेता हूँ नंदवंश की। नंदवंश टाइम पीरियड लिखा तुम क्या? चलो लिखा ही देता हूँ। 344 से 322 और कहीं 324 भी दिया है। बीसी दिया है, बीसी ये भी बीसी दिया है, ब्रॉडकास्ट बीसी। तो नंदवंश का जो संस्थापक या शासक था, पहला संस्थापक फाउंडर या शासक था वो था महानंदन। और इसका एक पुत्र था, उसका नाम था महापद्मानंद। इस और ये दासी पुत्र था, यानी कि इसने दासी से शादी कर ली थी, इसे बोलते हैं दासी पुत्र था। और इसका भी पुत्र था तो महापद्मानंद। तो इसने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी? महानंदन की हत्या कर दी थी इसी ने। और महापद्मानंद पहला शासक हुआ जिसके बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। कैसे? अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, अभिलेखों से। और कहाँ के अभिलेख? आपके उड़ीसा के राजा थे। कौन थे? राजा खारवेल। कलिंग युद्ध हुआ था उसी में। खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में क्या पता चलता है? किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में क्या पता चलता है? किसने महापद्मानंद ने यहाँ पे नहर खुदवाई थी और बहुत प्रतिमा वो ये लेके भाग गया था। और इसका एक दोस्त था या मित्र था, उसे बोलते हैं व्याकरणाचार्य पाणिनि नाम। तो वो इसका मित्र था या इसके समकालीन था। और इसने जो उपाधियां धारण की थी वो की थी सब, इसे बोला जाता एक राट।
एकराट क्या बोला जाता था इसे? एकराट। या एक छत्र भी बोल, या एक छत्र, एक छत्र। और इसने उपाधि धारण की थी सब्र छत्रांतक, सब्र छत्रांतक की। किसकी? एकराट और एक छत्र बोला जाता था इसे, और सब छत्रांतक की इसने उपाधि धारण की थी। इसके बाद ये नंदवंश का अंतिम शासक हुआ, उसे बोला जाता, नंदवंश का अंतिम शासक हुआ उसे बोला जाता घनानंद। क्या बोला जाता? घनानंद। और इसकी भी हत्या कौन कर देता है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और इसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से नंदवंश में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट थी। तो दोस्तों नमस्कार, और फीडबैक जरूर दें कैसा रहा मेरा वीडियो। ऑल द बेस्ट।